हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर एसएडीओ और आरएईओ की जो एग्ज़ाम है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और उनके जो की फैक्टर्स हैं, की पॉइंट्स हैं, कहाँ पर क्वेश्चन के यहाँ किस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पॉइंट्स हैं, की फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान रखना है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विटेकर का वर्गीकरण का सिद्धांत है। विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया विटेकर का वर्गीकरण? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है नेचर या प्राकृतिक, दूसरा 5 किंगडम या 5 जगत, या थर्ड ऑप्शन दिया है बाइनोमियल या द्विजगत, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबो, उपरोक्त सभी। तो जो विटेकर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वह 5 किंगडम 5 जगत क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। अब 5 जगत जो दिया था उसमें कौन कौन से थे? तो उसमें एक नाम आता है मोनेरा, एक आता है प्रोटिस्टा, थर्ड आता है फंजाई, फोर्थ आता है प्लांटी और फिफ्थ आता है एनिमेलिया। तो कौन कौन से आए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये आपके 5 जगत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो आपने देख लिया कि विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया। तो आपका आंसर आएगा कि 5 जगत। कौन सा जगत दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब 5 जगत में कौन कौन से आते हैं? तो एक नाम क्या आया? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ आया प्लांटी और फिफ्थ आता है आपका एनिमेलिया। एक आपको ऑप्शन में दिया है बाइनोमियल या द्विजगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो जो द्विजगत वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो इसमें नाम आता है कैरोलस लीनियस साहब का नाम आता है। किसका? कैरोलस लीनियस। जो कैरोलस लीनियस थे इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विजगत नामकरण दिया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या? 5 किंगडम 5 जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है कैप्सेनिन, एक है कैरोटीन, एक है एंथोसाइनिन या फिर लाइकोपिन। तो जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाल रंग जो होता है वह लाइकोपिन के कारण होता है। यहां पर आपको ऑप्शन में दिया है एक एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन जो होता है वह सेब का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण? तो वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। जब हम गाजर की बात करते हैं कि गाजर का जो रंग है वह किसके कारण है? तो गाजर का जो रंग है वह कैरोटीन के कारण होता है। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन के आंसर यहां पर आपको पता चले कि एक कैरोटीन जो है किसके लिए, गाजर का जो रंग है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए कैरोटीन। एंथोसाइनिन किसके लिए? तो सेब के लिए। और आपने देख लिया कि टमाटर का लाल रंग तो लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या हुआ? डी, लाइकोपिन। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। एक ऑप्शन दिया है कार्डियोग्राफ के द्वारा, एक दिया है एंडोस्कोप, थर्ड दिया है जाइरोस्कोप, इसको गायरोस्कोप करो, गायरोस्कोप, और फोर्थ ऑप्शन दिया है क्रिस्टोग्राफ के द्वारा। तो यहाँ पर मानव शरीर के मतलब इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम एंडोस्कोपी या एंडोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर क्या है? बी, एंडोस्कोप। ठीक है, अब यहां पर आपको ऑप्शन में दिया है कि कार्डियोग्राफ का कहां पर यूज होता है। तो कार्डियोग्राफ जो होता है वह कार्डियो वर्ड जो होता है वो हार्ट के लिए यूज होता है। तो हार्ट की जब हम स्टडी करें तो उसके लिए कार्डियोग्राफ का यूज होता है, कार्डियोग्राफ कहा जाता है। जब हम गायरोस्कोप की बात करते हैं तो गायरोस्कोप जो होता है वह रोटेटिंग जो थिंग्स होती है, रोटेटिंग वस्तुओं के लिए, किसके लिए? रोटेटिंग जो थिंग्स उनके लिए किसका यूज? तो गायरोस्कोप के द्वारा उसका यूज किया था। ठीक है,
ये आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हो इमेज में, डॉक्टर क्या कर रहा है, एंडोस्कोपी से क्या कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं उनकी क्या करता है, स्टडी करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है। आपको एक ऑप्शन दिया है लोहा, एक दिया है तांबा, थर्ड ऑप्शन दिया मैग्नीशियम और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको मैंगनीज। तो यहां पर जो पर्णहरित या क्लोरोफिल की बात करता है तो इसमें धातु की बात की है कि क्या पाया जाता है, तो केंद्र में यहां पर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज में, जब हम मैग्नीशियम के सिंबल की बात करते हैं तो इसे Mg से प्रदर्शित किया जाता है और मैंगनीज की बात करते हैं तो Mn। तांबा क्या होता है, कॉपर, ये आप सब जानते हो, और लोहा आयरन Fe, सिंबल क्या है Fe। तो यहां पर इसने क्या पूछा था कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। क्या, मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का, 12। ठीक है, तो आपका आंसर क्या, सी। अब यहां से आगे बढ़े तो निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है, बायोडीजल पौधा कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया आपको, एक ऑप्शन दिया सफेद मूली, एक दिया है रोधा घास, ये घास के प्रकार है, एक दिया है जावा घास, एक दिया है रतनजोत। तो आपका आंसर क्या है कि बायोडीजल पौधा जो होता है जिससे डीजल बनाया जाता है तो उसका नाम है रतनजोत। क्या है, सी ऑप्शन। क्या है, रतनजोत, जो कि बायोडीजल बनाने में यूज किया जाता है। आप इमेज में देख पा रहे हो ये रतनजोत का, और यहां पर इसका क्या है, ये पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो यहां पर एक नाम आता है डॉक्टर मेघनाथ साहा, एक ऑप्शन आता है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, थर्ड ऑप्शन आता है डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, और फोर्थ ऑप्शन आता है डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहां पर जब हम जीन अणु या डीएनए की जब बात करते हैं तो इसकी जो संरचना को बताया था उसमें नाम आता है जेम वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में इससे याद रख सकते हो कि वाटसन और जो क्रिक थे इन्होंने डीएनए की संरचना को बताया था। अब यहाँ पर जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए के जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, कहाँ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे आपके पापा से आपके जो भी बच्चे में कैरेक्टर्स आते हैं और पापा में कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं गुण, तो वो आपके दादा से। तो इसी तरीके से वो लेने का काम, जो कैरी करने का काम है, कौन कर रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डीएनए जो होता है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या था यहाँ पर, जेम्स वाटसन और क्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 विषाणु का निम्नलिखित में से किस एक बीमारी में क्या किया जाता है, उल्लेख मिलता है, मतलब किसमें उसका उल्लेख है, किसका, H1N1 विषाणु की बात करते हैं। तो एक ऑप्शन आता है एड्स, सेकंड ऑप्शन दिया है बर्ड फ्लू, थर्ड ऑप्शन दिया है डेंगू और फोर्थ ऑप्शन दिया है स्वाइन फ्लू। तो जो H1N1 जो विषाणु होता है वायरस, वह किससे होता है, तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू से। किससे, स्वाइन फ्लू से H1N1 जो वायरस होता है वह इस बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर आपको दिया है एक ऑप्शन एड्स, जो एड्स होता है उसमें क्या, HIV वायरस होता है इसके लिए। पहले हम एड्स के फुल फॉर्म की बात करें कि एड्स फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड
इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसमें कौन सा, तो HIV वायरस से होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या था यहां पर, स्वाइन फ्लू था। H1N1 के केस में क्या था, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? क्या बोला है, कौन सा रोग कवक के कारण, फंजाई के कारण होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। एक ऑप्शन दिया पोलियो, एक दिया है त्वचा का प्रदाह मतलब त्वचा से रिलेटेड, एक दिया है हैजा, और 4th ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब कवक की बात करते हैं तो कवक जो होता है उसमें त्वचा से रिलेटेड रोग होते हैं। क्या है, बी ऑप्शन आपका, त्वचा से रिलेटेड। अब किस तरीके से, तो आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हो कि त्वचा पर क्या, स्किन पर कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। तो ये स्किन से रिलेटेड बीमारी किससे, तो कवक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? एक ऑप्शन दिया है जड़, सेकंड ऑप्शन दिया फल, थर्ड ऑप्शन दिया पुष्प, और 4th ऑप्शन दिया तना। तो यहाँ पर जो हल्दी जो होती है, हल्दी किससे होती है, पौधे के तने वाले जो भाग होता है उससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हल्दी जो होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो आंसर आपका क्या आया, तना। ठीक है, तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जो है वो सामान्य तापमान पर द्रव होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है? अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक दिया है सीसा, एक दिया है पारा, एक दिया है निकल, एक दिया है टीन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि द्रव होना चाहिए। कौन सी धातु आपको पूछा गया है कि कौन सी धातु जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या आता है कि पारा। पारा जो होती है वो सामान्य तापमान पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और जब हम इसके सिंबल की बात करते हैं तो पारे को Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सीसा, सीसा मतलब क्या, इसका सिंबल होता है Pb, लेड। निकल की जब बात करते हैं तो निकल का सिंबल होता है Na, और टीन की बात करते हैं तो टीन का सिंबल होता है Sn। अब यहाँ पर इसका यूज कहाँ पारे का, तो आपने देखा होगा डॉक्टर जब आपका टेम्परेचर मेजर करता है तो उस केस में आपका थर्मोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में पारे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हमें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है कि महासागर में जो डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को क्या करे, मेजर करे, उनका पता लगा पाए। तो एक ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पर ऑडियोमीटर, सेकंड ऑप्शन दिया है गैल्वेनोमीटर, थर्ड ऑप्शन दिया है सेक्सटेंट, और 4th ऑप्शन दिया है आपको सोनार। तो यहाँ पर जो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानना है तो उसके लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम आता है सोनार। जो सोनार होता है वह क्या करता है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को पता लगाता है। अब यहाँ पर जो सोनार है इसका फुल फॉर्म पहले आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, SO से आपका क्या क्या, साउंड, N से क्या, नेविगेशन, N से क्या, नेविगेशन, A से एंड, और R से रेंजिंग। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिए हैं ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर जो होता है, ऑडियो मीन्स साउंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का आप यूज किया होगा आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या था कि सोनार था। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है आपको थोड़ा हल्का सा घुमा के पूछा है कि सोनार में हम
उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको तरंग के प्रकार बताना है कि कौन सी तरंग है जिसका यूज किया जाता है किसमें, सोनार में, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग में। तो एक ऑप्शन दिया है रेडियो तरंग, क्या रेडियो तरंग का यूज किया जाता है, क्या श्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है, या पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है, या अवश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर पराश्रव्य तरंग, किसका यूज किया जाता है, सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। कौन सी तरंग, पराश्रव्य, अल्ट्रासाउंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या यंत्र यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आर्द्रता, आर्द्रता मतलब क्या, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर को जब हम मेजर करने की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें पहचानना है कि मॉइस्चर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। एक ऑप्शन दिया है हाइग्रोमीटर, एक ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, एक ऑप्शन दिया है मैनोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको ओडोमीटर। अब यहाँ पर हाइग्रो और हाइड्रो आपको आंसर पता होगा, लेकिन जल्दबाजी में आप क्या करते हो, मिस्टेक कर देते हो। हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है किसके लिए, आर्द्रता के लिए, लेकिन जल्दबाजी में आप हाइड्रो वाला ऑप्शन भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में मिस्टेक करने से बचना है कि हाइड्रो, आपको ध्यान से उस क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पढ़ना है, उसके बाद ही आप आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पर क्या है आपका हाइग्रोमीटर, हाइग्रो किसके लिए, आर्द्रता के लिए। और हाइड्रो की जब बात करते हैं तो हाइड्रो किसके लिए होता है, जब जल की, वाटर की, पानी की बात करते हैं तो उसके लिए हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है। ओडोमीटर होता है किसके लिए, स्पीड के लिए। जब आप बाइक, कार चलाते हो तो उसमें जो स्पीड शो होती है, वो स्पीड जो मेजर करता है उसको, इंस्ट्रूमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर उसको हम ओडोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो आपको ऑप्शन दिए गए, एक दिया है टेकोमीटर, एक दिया है स्फिग्मोमैनोमीटर, एक दिया है एक्टोमीटर, और एक दिया है बैरोमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा रक्तदाब की जब बात करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वह इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है, इसके द्वारा आप क्या करते हो, ब्लड प्रेशर, बीपी को मेजर किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट है कुछ इस तरीके से, इसको आप क्या करते हैं, आर्म पर डॉक्टर लगाता है, और उसके बाद उसमें यहाँ पर ब्लड प्रेशर की भी 2 रेंज होती है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक कितना होता है 120, और डायस्टोलिक कितना होता है 80, और इसकी जो यूनिट होती है वह यूनिट होती है mmHg में। किस में मेजर किया जाता है, mmHg में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है कि इसकी यूनिट कितनी, तो mmHg में है, और इसकी वैल्यू कितनी, तो 120/80। ये आपका सिस्टोलिक होता है और ये आपका डायस्टोलिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। डिग्री सेल्सियस में तो आपको याद होगा, लेकिन इसने किस में पूछ लिया, केल्विन में। किसमें, केल्विन में। तो आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए यूनिट्स का, कि डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। ठीक है। तो आपको ऑप्शन क्या दिया है, एक दिया है 373 केल्विन, एक दिया 277 केल्विन, एक दिया 273 केल्विन, या 269 केल्विन। तो 1 डिग्री जो होता है वो कितना, 273 केल्विन। अब 273 केल्विन, तो 273 प्लस 4, मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस
जल का जो अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 1 डिग्री में कितने, 273 केल्विन, तो 273 प्लस 4 कितना हुआ, 277। तो आपका आंसर क्या, बी वाला सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, किसका बहुलक है प्राकृतिक रबर। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलीमर्स यूनिट से पूछा जाता है। एक ऑप्शन दिया है आपको ब्यूटाडाइन, एक दिया एथिलीन, एक दिया आइसोप्रीन और एक दिया स्टाइरिन। तो आपका आंसर क्या है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है वो प्राकृतिक रबर का क्या है, बहुलक है, पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अब यहां पर आपको ऑप्शन क्या बोला है कि बहुलक नहीं है। ऑप्शन दिया है ऊन, रेशम, चमड़ा या नाइलॉन। तो आपका आंसर क्या है कि डी ऑप्शन, नाइलॉन जो है वह नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो ये क्या है, सिंथेटिक है, मैन मेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन दिया दूरी की, सेकंड ऑप्शन दिया समय की, थर्ड ऑप्शन दिया आयु की, या फोर्थ ऑप्शन दिया प्रकाश की तीव्रता की। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं प्रकाश वर्ष बोला, तो प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश की तीव्रता, यहां पर क्या लगा देते हैं, प्रकाश की तीव्रता। लेकिन जो प्रकाश वर्ष होती है वो इकाई किसकी होती है, दूरी की, डिस्टेंस की। किसकी इकाई होती है, दूरी की, डिस्टेंस को जो होता है वो प्रकाश वर्ष में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता मतलब साउंड, साउंड की बात कर रहा है कि साउंड को जो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट या यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया है क्रोनोमीटर, एक दिया है एनीमोमीटर, एक दिया है ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। अब यहाँ पर ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। इन दो ऑप्शन को तो आप क्रॉस कर दोगे, लेकिन इन दो ऑप्शन में से क्या होना चाहिए, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। तो यहाँ पर जो तीव्रता की बात करते हैं तो तीव्रता के लिए जो आपका ऑडियोमीटर होता है उसका यूज किया जाता है। किसके लिए, ध्वनि की तीव्रता, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। आज की क्लास की जो क्वेश्चन सीरीज थे इसको हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।